So anti-defection law is the chapter number 50 that we are going to discuss. Let's get started. क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ में और कौन कौन से पॉइंट्स हमको अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं, सीखने हैं। तो देखिए बॉस, एंटी डिफेक्शन का मतलब आपने सुना होगा, इसको हिंदी में कहते हैं आया राम गया राम कानून। ये आया राम गया राम कहां से आया? वेल, देखिए इंडिया में जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स के अंदर जो भी पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, उनके बहुत सारे अपने हिडन मोटिव्स होते हैं जिस वजह से वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। कोई लोग होते हैं जो किसी आइडियोलॉजी के साथ कनेक्ट होके पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं या पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ इसलिए पार्टी ज्वाइन करेंगे, भाई उनको लगता है कि यहाँ इस पार्टी में हमको फायदा मिलने वाला है, तो वो उस पार्टी को जाके ज्वाइन करते हैं। तो सबके ना अपने अपने रीजन है पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के। फिर ऐसा भी देखा गया कि बहुत बार लोग अपनी एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं। तो पॉलिटिक्स के अंदर ये जो इनस्टेबिलिटी है ना, और पॉलिटिशियंस के अंदर जो इंटीग्रिटी है वो नहीं है ज्यादातर पार्टीज को लेकर के, और ऐसे ही कई बार उनको खरीद लिया जाता है पैसे में, कई बार उनको प्रेशर में अपनी तरफ लाया जाता है। तो इस तरह की जो मैल प्रैक्टिसेस है, इस तरह की जो एक धारणा है हमारे राजनीति में, उसको काउंटर करने के लिए, उसको चेक करने के लिए कानून लाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के टाइम पे। ये लॉ जो हमने बनाया है, फिलहाल हमारे संविधान का जो 10th शेड्यूल है उसके अंदर उसकी पूरी डिटेल दी गई है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्टेबल और उसमें इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली बात है पार्टी डिसिप्लिन की। अगर हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डिसिप्लिन होगा, कुछ अनुशासन होगा, तो वो डिसिप्लिन आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी रिफ्लेक्ट होते नजर आएगा। तो बहुत सारे एमपी, बहुत सारे एमएलए, इनके अंदर एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन लाने के लिए, और खास तौर पे ये इंश्योर, अब देखो सोचने वाली बात है कितना ये लोगों के मैंडेट का बड़ा अपमान होता है। लोग जिसको जनादेश देते हैं, मान लीजिए एक पॉलिटिशियन है ए, ठीक है, ये बीजेपी पार्टी का मेंबर है, बीजेपी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ता है, और लोगों ने इसको खूब सारी वोट दी और इसको जितवा दिया। अब सोचिए ये बीजेपी की टिकट पे खड़ा हुआ और एमपी एमएलए बन गया, और कुछ टाइम बाद ये अपनी वो पार्टी छोड़ के बोले जी मैं तो कांग्रेस में जा रहा हूं, कांग्रेस को जाके ज्वाइन कर रहा हूं। तो ये जाकर के कांग्रेस को ज्वाइन करे, तो बात है कि वोटर को कितना चीटेड फील होगा कि भाई हमने आपको वोट दी थी क्योंकि आप इस पार्टी के साथ कनेक्टेड थे, हमने वो सोच के वोट दी, तो हमारे वोट का फायदा क्या अगर आप जाकर के अपने दूसरे पार्टी में चले गए। अगर हमको ये पार्टी को वोट देनी होती, जिताना, तो हम सीधा इसी को ना दे देते। तो अल्टीमेटली क्या है कि जो भी एमपी एमएलए होता है, उसे लोगों ने, जनता ने जो मैंडेट दिया है, जनादेश दिया है, जो लोगों ने उसको एमपी एमएलए बनाया है, उसको भी इंश्योर करवाना, उसकी भी इज्जत होनी चाहिए। वो तभी होगी जब आप अपनी पार्टी में कायम रहेंगे, अपनी पार्टियां ना बदलें आप, राइट। इसी पर्पस के लिए ये सारा कानून जो है बनाया गया। तो पहले तो एक बेसिक चीज से शुरू करेंगे कि आखिर राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट में, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, राजनीतिक संदर्भ में डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन किया जाए। तो डिफ्लेक्शन जो शब्द है राजनीति में, इट रेफर टू द एक्ट ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, कोई भी एमपी और एमएलए जो होगा, दैट अबैंडन देयर एफिलिएशन विद वन पॉलिटिकल पार्टी, जो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ करके, खास तौर पे जिस पार्टी के टिकट पे उसको चुना गया है, वो एमपी एमएलए बना है, वो अपनी एक पार्टी को छोड़ करके कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करे। देखिए पहले आप सिर्फ मेंबर हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक मेंबर हूं एक पार्टी का, मैं एक पार्टी छोड़ के दूसरी में चला जाऊं, लेकिन एक बार मैं एमपी एमएलए बन गया, एक बार मैं इलेक्टेड हो गया, उसके बाद जब मैं चेंज करता हूं तो वहां प्रॉब्लम नजर आती है, वहां पे समझ में आता है कि नहीं, देयर इज अ प्रॉब्लम। एंड बेसिकली दिस वेरी ऑफन इन्वॉल्व्स शिफ्ट इन लॉयल्टी, क्योंकि सिर्फ आप अपनी पार्टी नहीं बदल रहे हो, आप अपनी वफादारी बदल रहे हो। दिस इज अ शिफ्ट इन लॉयल्टी।
और क्यों आप उस दूसरी पार्टी में जा रहे हो? ऐसा तो है नहीं कि आपकी आइडियोलॉजी चेंज हो गई, अचानक से आपको महसूस हुआ कि नहीं, मैं रेडिकल पार्टी के साथ नहीं, मैं लिबरल पार्टी के साथ रहना चाहता हूं। ऐसा तो है नहीं कि आपका एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया, विचारधारा में फर्क पड़ गया कि नहीं यार, मैं सेंट्रल पार्टी के पास नहीं, मैं राइट विंग पार्टी में जाऊंगा। आइडियोलॉजिकली कुछ नहीं बदलता है, इंसान की आइडियोलॉजी लगभग कांस्टेंट रहती है। तो इसका मतलब आपने वफादारी बदली है, मोस्ट लाइकली अपने किसी पर्सनल फायदे के लिए। कई बार लोग इसलिए पार्टी चेंज करते हैं, उनको पता है कि भैया मैं अभी कांग्रेस का मेंबर हूं, सत्ता में बीजेपी आने वाली है, तो पहले ही मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूं ताकि मेरे ऊपर कार्रवाई ना हो कि भाई जैसे ही अगर ये पावर में आएंगे बीजेपी वाले, पता चले मेरे पीछे सीबीआई छोड़ दें, पता चले मेरे जो कर्म कांड है उनकी कुंडली खुल जाए। तो ऐसे में भी लोग इसलिए भी पार्टी शिफ्ट करते हैं ताकि उनके ऊपर इंक्वायरी ना हो, उनके ऊपर वो बच जाए। तो या फिर सामने वाली पार्टी बोलती है हमारी पार्टी में आ जाओ, तुमको बढ़िया पोस्ट देंगे, तुमको बेनिफिट देंगे। तो कहने का मतलब अपने आप को बचाने के लिए या अपने फायदे डबल करने के लिए लोग अक्सर पार्टी चेंज करते हैं, और ये हमारे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की बहुत बड़ी एक एक, एक सैड ट्रुथ है, एक कठोर सच्चाई है। यहां पे आप सिर्फ पार्टी चेंज नहीं कर रहे, यू आर ऑल्सो ब्रीचिंग द ट्रस्ट ऑफ द इलेक्टोरेट। जिन लोगों ने आपको चुना है, आप उनके भी भरोसे को तोड़ रहे हो। अगली बार जब आप वोट मांगोगे तो लोग आप पे कैसे भरोसा करेंगे? भैया आप अपनी पार्टी में रहोगे, जितवा तो देंगे, ऐसा तो नहीं कि हम आपको वोट डालें और आप पार्टी बदल के चले जाओ। तो यहां पे आप इलेक्टोरेट को भी चीट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो इस तरह की हरकत होती है, जो डिफेक्शन है, ये बड़ा सवाल उठाती है स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। कई बार सरकारें गिर जाती हैं, कई बार इतने एमपी एमएलए इधर से उधर हो जाते हैं, एक्चुअली में सरकारें बदल जाती, सरकारें चेंज हो जाती है, पूरी गवर्नेंस प्रोसेस चेंज हो जाता है। जैसे आपने देखा कि यार हुआ कुछ ऐसे, आपने नोटिस किया होगा कि खास तौर पे स्टेट इलेक्शंस में बहुत हुआ है कि अभी 2019 की बात है, शायद 2019, किस तरह से लोगों ने महाराष्ट्र में कांग्रेस को ज्यादा वोट दिए, और साथ में जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उनको वोट ज्यादा दिए थे 2019 में। वो अपनी सरकार बना नहीं पाए, भी बातचीत चल रही थी, लेकिन इतने बीच में एमएलए कुछ यहां से वहां ऐसे हो गए कि सरकार बन गई बीजेपी के अलायंस के साथ। तो कहने का मतलब भैया पूरा पूरा, और कई बार क्या होता है, सरकारें जो खासतौर पे मिलीजुली सरकारें हैं या बहुत ही क्लोज कंपटीशन होता है, तो ऐसे में 2 4 5 10 एमपी एमएलए इधर उधर हो जाए तो उससे भी सरकारें गिर जाती, क्योंकि फिर आपका वो जो आपका वो रहता है ना, आपका जो मेजोरिटी रहती है वो हिल जाती है, वो नंबर जो चाहिए आपको वो हिल जाता है। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है, बात सिर्फ एक आदमी की लॉयल्टी की या लोगों के विश्वास की तो है ही, साथ में बात है गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी। क्योंकि अगर इसके बारे में हम कुछ ना करें, ये तो हमेशा खतरा बना रहेगा। कैसे पता चलेगा कि सरकार 5 साल चलेगी कि नहीं चलेगी? नीचे नीचे 5 10 आदमी इधर उधर होते रहेंगे, वो तो कभी भी सरकार गिरा देंगे। उनको बचाने के लिए आप कितनी मेहनत करोगे? तो ये इसीलिए इसके ऊपर ध्यान गया, इसके बारे में हमें कुछ करना पड़ा, और उसकी के नतीजे के स्वरूप हम देखते हैं कि हमारे पास एक एंटी डिफेक्शन लॉ आया, जो इस डिफेक्शन को रोकने के लिए बनाया गया। तो हमारे देश में जो एडीएल है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये हमारे देश का एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क है दैट सीक टू कर्ब द प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन by members of legislature with the goal of promoting political stability and maintaining party discipline। हम अपने देश में एंटी डिफेक्शन लॉ हमने इसलिए बनाया ताकि ये जो प्रैक्टिस है, लोग अपने पॉलिटिकल पार्टी को यहां वहां जो चेंज करते घूमते हैं वो ना हो, साथ ही साथ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बनी रहे और हर पॉलिटिकल पार्टी में डिसिप्लिन रहे। क्योंकि अब आप डिफेक्शन करते हैं तो आपके ऊपर बाकायदा कार्रवाई होती है, आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो अगर आपने डिफेक्शन किया है। तो हमारे लॉ का, एंटी डिफेक्शन लॉ का प्राइमरी एम ही ये है कि एमपी एमएलओ को इस बात से रोकना कि भैया जो आप ये पार्टी स्विच करते हो, है ना, या कुछ भी ऐसा करते हो, तो अल्टीमेटली आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो थोड़ा डर होना चाहिए
थोड़ा सा एमपी एमएलए के मन में ये फियर होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि भैया मैं जब मर्जी पार्टी पलटू राम हो जाऊं, जब मर्जी पलटी मार दूं और मेरा कुछ नहीं होगा। तो एक डर होना चाहिए कि नहीं मैं डिस्क्वालीफाई भी हो सकता हूं। तो एक एमपी और एमएलए ये तो कभी भी नहीं चाहेगा ना कि पार्टी बदलने से मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊं। अगर आप पार्टी बदलो और डिस्क्वालीफाई हो जाओ तो ऑब्वियसली आप क्यों ही पार्टी बदलोगे? फिर आप जब एमपी एमएलए रहोगे ही नहीं तो आप थोड़ी ना ऐसा काम करोगे। तो ये इसीलिए ये पूरा कानून बनाया गया है। तो क्या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, संवैधानिक तौर पे क्या क्या लिखा है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, तो आपको मैं बेसिक बात बता देता हूं। देखिए हमारे देश में जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1985 में, ये राजीव गांधी की सरकार लेके आई थी 1985 में। एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट 1985। और जब ये कानून बनाया गया तो इसको रखा गया 10th शेड्यूल के अंदर, जिसके अंदर आज जो हमारे 10वां शेड्यूल है उसमें सब कुछ एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है। बाद में 2003 में भी 2003 में भी इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे। सम चेंजेस टू सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एडीएल वर डन, बट मेजॉरिटी जो है वो आपका 1985 का लॉ चलता है। एक मजेदार बात और मैं कहीं पढ़ रहा था, मुझे याद आ रही है, मैंने कहीं पढ़ा था कि 10th शेड्यूल तो पहले भी एग्जिस्ट करता था। 10th शेड्यूल था पहले भी, ऐसा नहीं कि 10वां शेड्यूल हमने बनाया है ना। जैसे अगर हम कहें कि जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट थी और 74th अमेंडमेंट एक्ट थी, ये जो दो अमेंडमेंट एक्ट्स थी, ये हमने ये जब ये दो अमेंडमेंट किया तो इनके साथ हमने नया शेड्यूल भी बनाया। 73rd वाले ने 11th शेड्यूल बनाया और 74th वाले ने 12th शेड्यूल बनाया। लेकिन 10th शेड्यूल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, बस इसमें हमने पुरानी चीजों को हटा के ये अब इसमें चेंज कर दिया, उसका कंटेंट चेंज कर दिया। तो 10th शेड्यूल पहले भी एग्जिस्ट करता था, खाली उसका कंटेंट चेंज हो गया और आज उसका कंटेंट एडीएल बन गया। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो आइए जरा देखते हैं इस अमेंडमेंट एक्ट में क्या कुछ खास चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो क्या कहता है भाई? तो ये सिंपल सी एक बात कहता है कि देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ में साफ तौर पे लिखा है कि अगर कोई भी एमपी एमएलए, ठीक है, डिफेक्शन करेगा, इस तरह से पार्टियां बदलेगा, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो डिस्क्वालिफिकेशन का पनिशमेंट इंट्रोड्यूस हो गया। टोटल 4 आर्टिकल बदले गए इस एक्ट के बाद। आर्टिकल 101, 190, 102, 191, 101, 190 में ये डील करता है वेकेशन ऑफ द सीट बाय एमपी और एमएलए, और 102 और 91 जो है उसमें डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द एमपी एमएलए का है। तो अगर आसान भाषा में याद रखना हो, सिंपल है कि 101 जो है ये वेकेशन, एमपी की सीट वेकेंट है उससे रिलेटेड है। 190 एमएलए की सीट वेकेंट है उससे रिलेटेड है। 102, 191 में डिस्क्वालिफिकेशन एमपी की 102 में, एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन 191 में रखा गया है। साथ में इसने जो नया शेड्यूल जो ऐड किया, नया कंटेंट ऐड किया टू द 10th शेड्यूल, और आज हमारा ये एंटी डिफेक्शन लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या कुछ लिखा है इसमें जरा आपको बता देते हैं। तो अच्छा, 10th शेड्यूल में सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन होगी यही नहीं लिखा है। 10th शेड्यूल में वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे, कौन कौन से हालात होंगे जिनमें एमपी एमएलए डिस्क्वालीफाई हो सकता है, और कौन कौन सी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनके तहत वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता, इस चीज का भी जिक्र साफ तौर पे 10th शेड्यूल में किया हुआ है। ठीक है, तो अगर बाई चांस कभी एमसीक्यू में ये पूछ लें कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट ने कौन कौन से आर्टिकल को चेंज किया एमसीक्यू के लिए, तो एक तो आपको ये 4 आर्टिकल जो मैंने बताए आपको याद रखने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में इसके अलावा इसके क्या प्रोविजंस हैं वो आप देख लीजिए। तो क्या कहता है 10th शेड्यूल डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, क्या मेंशन किया गया, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, पहले ग्राउंड समझ लो। कौन कौन से ग्राउंड्स पे आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? पहला डिस्क्वालिफिकेशन का क्या है ना, अगर आप ऑलरेडी पॉलिटिकल, पहला कंडीशन क्या है, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो। ठीक है, कई तरह के मेंबर होते हैं, कुछ मेंबर होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं,
कुछ मेंबर होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं, कुछ होते हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं इलेक्टेड में, कुछ होते हैं इंडिपेंडेंटली। तो दो चार चीज समझो, दो तरह के मेंबर हो गए, या तो मेंबर इलेक्टेड है या मेंबर नॉमिनेटेड है। अगर आप इलेक्टेड हो तो इलेक्टेड भी दो तरह के हो, या तो आप इंडिपेंडेंट हो, बिना किसी पार्टी के टिकट के अपने आप जीत के आए हो, या आप किसी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो। तो यही दो तीन कैटेगरी है आपके पास। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं उनकी। पहले मेंबर ऑफ द हाउस अगर आप हो, एमपी एमएलए आप हो, इफ यू आर एमपी और एन एमएलए, और आप एक पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे जीत के आए हो, तो आप डिसक्वालीफाई हो सकते हो अगर, नंबर वन, पहला कंडीशन, अगर वो एमपी एमएलए अपनी उसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को वॉलंटरीली गिव अप कर देता है। जिस पार्टी से आप एमपी एमएलए बन के आए, उसी पार्टी की मेंबरशिप आप अपनी मर्जी से छोड़ देते हो, तो आप डिसक्वालीफाई हो सकते हो। दूसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए हाउस में वोटिंग हो रही है, पार्लियामेंट में या विधानसभा में वोटिंग हो रही है, और आपकी पार्टी ने बोला है भाई इस बिल के ऊपर सबको हां करना है, सबको यस के फेवर में वोट डालनी है, और आप ऐसे एमपी एमएलए हो जो अपनी पार्टी ने जो आपको बताया, पार्टी की डायरेक्शंस के विपरीत चलना चाहते हो या विपरीत चलते हो, या तो आप वोट नहीं डालते, आप कहते हो ना मैं वोट नहीं डालूंगा, पार्टी कह रही है सबको यस कहना है, आप वोट नहीं डाल रहे हो, आप पार्टी के खिलाफ चल रहे हो, या आपने वोट डाला और आपने डाल दिया कि जी मैं तो नो को फेवर करता हूं, मैं तो नो को वोट डालता हूं, तो या तो आप अपनी मेंबरशिप अपनी मर्जी से छोड़ दो तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, या आपको जो वोटिंग डालने को बोला है पार्टी ने, या पार्टी की लाइन से हटके पार्टी की डायरेक्शंस को ऑपोजिट जाकर के आप कुछ काम करते हो, और अगर आपको करना भी है कर सकते हो ऐसा, लेकिन उसके लिए कम से कम पहले आपको अपनी ही पार्टी से परमिशन लेनी पड़ेगी, अपनी पार्टी को बताना पड़ेगा कि सर मैं आपके ऑपोजिट जाऊंगा या मैं वोट नहीं डालूंगा। किसी केस में अगर वोट नहीं भी डाला तो पहले बताना पड़ता है, कुछ नहीं किया, ना बताया ना इन्फॉर्म किया, सीधा क्लाइमेक्स में हीरो बन गए, तो फिर डिस्क्वालीफाई। एंड सच एक्ट हैज नॉट बीन कंडोन्ड बाय द पार्टी विद इन 15 days। या तो आपकी पार्टी कोई एक्शन ले, या तो पार्टी कुछ करे 15 दिन के अंदर अंदर, या पार्टी आपको माफ करे। अगर कुछ नहीं हुआ 15 दिन तक, तो फिर आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है डिस्क्वालिफिकेशन का, अगर आपने ऐसा किया है। तो एक बात बड़ी क्लियर है कि जो भी मेंबर है एमपी एमएलए जो इलेक्ट हुआ है किसी पार्टी टिकट पे, उसे उस पार्टी के साथ कंटिन्यू रहना है और उस पार्टी की डायरेक्शंस को ओबे करना है। ये दो कंडीशन दिमाग में बिठा कि कोई एमपी एमएलए अगर है किसी पार्टी की टिकट पे एमपी एमएलए बना है, तो भैया अगर उसको डिस्क्वालीफाई नहीं होना तो उसे पार्टी के साथ कंटिन्यू भी करना पड़ेगा और पार्टी की बात भी माननी पड़ेगी, अगर डिफेक्शन लॉ से बचना है। ये कंडीशन किसके ऊपर थी जी? ये कंडीशन थी हमारे इलेक्टेड मेंबर्स के ऊपर, पार्टी टिकट्स के। फिर दो और तरह के मेंबर मैंने बताए। इंडिपेंडेंट मेंबर्स के लिए क्या कंडीशन है? देखो सिंपल सी बात है, आप इंडिपेंडेंट मेंबर हो, निर्दलीय हो, आप बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के जीत के आए हो, लोगों ने आपको जिताया है, वोट डाला है क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़े हुए, शायद इसीलिए लोगों ने आपको वोट दिया होगा क्योंकि आपका इंडिविजुअल आप अपने दम पे जीत के आए। लेकिन जीतने के बाद आप बन गए इंडिपेंडेंट एमपी या एमएलए बन गए और बाद में जाकर के आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर लो, ये तो गलत हो जाएगा। लोगों ने आपको जितवाया है क्योंकि आप निर्दलीय हो, इंडिपेंडेंट हो, तो एक इंडिपेंडेंट मेंबर एमपी एमएलए बनके उसके बाद अगर वो कोई पार्टी ज्वाइन करेगा या वो करेगा ना, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो एक निर्दलीय हमेशा निर्दलीय रहेगा, इंडिपेंडेंट आप सपोर्ट कर सकते हो, आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। हाँ, यू कैन सपोर्ट, आप सपोर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कभी ऐसा हो जाए कि बीजेपी को मिले 260 वोट मिल गए सपोज, या 265 वोट्स मिल गए बीजेपी को, टोटल कितने चाहिए भैया? 272 चाहिए, मिले 265, तो बीजेपी
के पास कुछ ऐसे मान लीजिए कोई 10 इंडिपेंडेंट एमएलए हैं जो, और ऐसे में इनका बड़ा इनकी बड़े मौज हो जाती है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन, जैसे मान लो अगर एक पार्टी को पूरी क्लियर मैंडेट मिल गई, जैसे बीजेपी को 2014 में 2019 में क्लियर मेजोरिटी मिली, क्लियर 2014 में 282 सीट्स मिली, 2019 में तो गजब ही हो गया, 303 वोट सीट्स मिली। तो बीजेपी को किसी की जरूरत ही नहीं है, कोई रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लो अब की बार जैसे बीजेपी को 240 मिल गई, तो बीजेपी थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गई। मानो ऐसे में कभी 265 मिल जाए, सिर्फ 7 मेंबर चाहिए, ओनली 7। तो ऐसे में ये इंडिपेंडेंट मेंबर्स एकदम, इनको प्रिंस की तरह ट्रीट किया जाएगा कि आ जाओ भाई आ जाओ, हमें सपोर्ट कर दो। ये मेंबर नहीं बन सकते बट दे कैन सपोर्ट। तो मान लो 10 में से कोई 7 मेंबर भी बोले कि हाँ जी हम आपको सपोर्ट करते हैं, सरकार बन जाएगी, हो जाएंगे 272। बट बस प्रॉब्लम ये होता है, एक प्रॉब्लम, इनको हम ज्यादा प्रेफर, 1 2 4 की बात अलग होती है, ज्यादा अगर स्ट्रेंथ चाहिए इनको हम ज्यादा प्रेफर इसलिए नहीं करते क्योंकि ये सबके सब अलग है ना, तो सबको अलग अलग खुश करना पड़ेगा। तो ऐसे में बीजेपी ने क्या प्रेफर किया, बोले भाई टीडीपी के साथ थोड़ा हाथ बढ़ा लो, और जो नीतीश जी की पार्टी है जेडीयू, है ना, नीतीश जी के साथ, क्योंकि उनके पास बल्क में मेंबर है, तो उनके पास 15-15 20-20 मेंबर है, तो एक पार्टी के साथ कोलिशन करते हैं तो इकट्ठे 15-20 आ जाते हैं, और वो 15-20 मेंबर अपनी पार्टी के अलग जाएंगे नहीं, तो सबको खुश नहीं करना। तो यहां बीजेपी को सिर्फ 2 आदमियों को खुश करना पड़ेगा, नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू, 2 आदमियों को खुश करना पड़ेगा। अगर आप इंडिपेंडेंट को लेकर के सरकार बनाओ तो भैया फिर हर इंडिपेंडेंट को खुश रखना पड़ेगा, चाहे वो 5 हो 10 हो जितने मर्जी हो। हाँ, लेकिन ये सरकार बनाने में जो कहते हैं ना कई बार कि पूरा ढांचा बन गया, बस 2-4 पेज की कमी रह गई, तो पूरा ढांचा बनाने के लिए सरकार में अगर 2-4 पेज कम पड़ जाए तो इन इंडिपेंडेंट की मौज हो जाती है, फिर तो ये एकदम प्रिंस की तरह ट्रीट होते हैं। मतलब आप सोच के देखिए, आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि आप एक इंडिपेंडेंट मेंबर हो, आप एक सीट, आपकी इतना ही था, आपने एक सीट जीती है और आप किंग मेकर बन गए हो। मतलब हिंदुस्तान में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप बन गए हो, इंडिपेंडेंट मेंबर, कोई आपकी पार्टी नहीं है, कोई आपने मेहनत नहीं करी, बीजेपी की तरह कोई मेहनत नहीं करी, इतनी बड़ी पार्टी, कुछ नहीं, एक सिंगल सीट, लेकिन आप वो पुर्जा हो जिसके बिना वो मशीन चलेगी नहीं, तो ऐसे में बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है। लेकिन इंडिपेंडेंट मेंबर्स किसी पार्टी को ज्वाइन कभी नहीं कर सकते, करेंगे तो डिस्क्वालीफाई, सपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज नो इश्यू। देन कम्स द नॉमिनेटेड मेंबर। अब देखो लोकसभा में तो नॉमिनेटेड का चक्कर ही खत्म हो गया, अब राज्यसभा रहेगी। लोकसभा में तो जो पहले होते थे 2 एंग्लो इंडियन, उनका तो खत्म ही कर दिया। अब आपके राज्यसभा में होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, या स्टेट असेंबलीज में होते हैं, विधानसभा में होते हैं, विधान परिषद में भी हो सकते हैं, स्टेट काउंसिल में भी हो सकते हैं ना। तो लेकिन जो भी नॉमिनेटेड मेंबर होता है उनके लिए क्या, उनके लिए बड़ी मजेदार कंडीशन है। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनाया या स्टेट लेवल पे अगर आप नॉमिनेटेड हुए हो, आप पार्टी ज्वाइन कर सकते हो, एक नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पार्टी, कोई भी पार्टी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहो, ये भी जरूरी नहीं कि करनी है, आप चाहो तो किसी भी पार्टी को ना ज्वाइन करो, आप इंडिपेंडेंट रहो, या अगर ज्वाइन करना है तो पहले 6 मंथ में कर लो। अगर आपने अपने मेंबर बनने के 6 महीने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन करने की सोची और पार्टी ज्वाइन करी, देन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। तो इंडिपेंडेंट मेंबर तो पार्टी ज्वाइन कर ही नहीं सकते, नॉमिनेटेड वाले कर सकते हैं पर मगर पहले 6 महीने में करो, उसके बाद करोगे आफ्टर 6 मंथ, देन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड, या बिल्कुल भी मत करो, दैट इज ऑल्सो ओके। लेकिन करनी है तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको करनी है। यहां तक बताइए, ये 3 पॉइंट समझ में आ गए? 3 अलग अलग कंडीशन समझ में आ गई। यस एवरीबॉडी।
तो ये कंडीशन आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। मैंने कहा था कि सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, इवन कुछ एक्सेप्शंस के बारे में भी जिक्र किया गया है। कैसी एक्सेप्शन है सर? तो भैया एक्सेप्शन नंबर 1, द अबव disqualification of member on grounds of defection does not apply in the following 2 cases। तो दो ऐसे केसेस हैं, दो एक्सेप्शंस हैं जिनके उसमें आपको ये डिस्क्वालीफाई आप नहीं होगी। पहला, फर्स्ट केस, if member goes out of his party as a result of merger of a party with another party। भाई आपकी दिस इज पार्टी ए, दिस इज पार्टी बी, दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी। अगर पार्टी ए मर्ज हो रही है पार्टी बी में, ये दो पार्टियां मर्ज हो रही हैं और आप इस डिसीजन से खुश नहीं है, आप कह रहे नहीं भाई मैं मर्जर से खुश नहीं हूं, मैं नहीं पार्टी बी के साथ काम करना चाहता, तो अगर आपकी पार्टी किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो रही है तो आप इस पार्टी से बाहर निकलते हो, तो उस केस में आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। ऐसी एक कंडीशन बताई गई है। मर्जर लेकिन मर्जर की कंडीशन है, मर्जर उसको माना जाएगा जब कम से कम आपकी पार्टी के कम से कम 2/3 मेंबर, कम से कम 2/3 यानी 66% मेंबर, 2/3 मेंबर्स जो हैं वो एग्री करेंगे, वो जाके मिलेंगे पार्टी बी के साथ। मर्जर ये नहीं है कि आपकी पार्टी ए के 2, 4, 5 मेंबर यहां वहां चले जाए, वो मर्जर नहीं है। कम से कम एक पार्टी के जब 2/3 मेंबर्स, 2/3 मेजोरिटी दूसरी पार्टी में जाके मर्ज होती है ना, 66% मेंबर, 100 मेंबर की पार्टी है तो 100 मेंबर में से कम 66 मेंबर, 66 मेंबर उधर दूसरी तरफ जाएंगे, उसको मर्जर काउंट करेंगे। और इस मर्जर के केस में कोई इस पार्टी के साथ नहीं जाएगा या अलग हो जाएगा तो उसमें डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन, if member after being elected as presiding officer of the house voluntarily gives up the membership of the party and rejoin it after cease to hold the office। जैसे आपको पता है कि आपने स्पीकर चूज करना है, स्पीकर लोकसभा। अब वैसे आपको पता है कि इंडिया में अगर आप पहले तो आप एमपी हो, पहले तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हो ना, तो उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से किसी एक आदमी को जो विनिंग साइड है, जो जीती है पार्टी, वो अपने ही एमपी में से किसी एक एमपी को स्पीकर लोकसभा बनाती है। यूके में क्या प्रैक्टिस है? यूके में तो मैंडेटरी है कि अगर आप स्पीकर ऑफ द लोकसभा बनोगे तो अब आप सिर्फ एमपी नहीं रहे, आप स्पीकर हो, तो आपका रोल न्यूट्रल होना चाहिए। तो न्यूट्रल होने के लिए अगर आप स्पीकर की पोस्ट संभालोगे तो आप अपनी पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ दोगे, फिर आप सिर्फ बीजेपी की नहीं रहोगे, फिर आप सबके लिए न्यूट्रल होगे। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये इस बात को मानता है कि नहीं मैं जब तक मेंबर रहूंगा मैं इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाऊंगा, तो छोड़ सकते हो। यूके में तो छोड़ना ही पड़ता है। तो अगर मान लो स्पीकर बनने के बाद आप अपनी मेंबरशिप को छोड़ते हो क्योंकि आप एक न्यूट्रल मेंबर की तरह काम करना चाहते हो और बाद में जब आपकी टर्म पूरी हो जाएगी, बाद में आप दोबारा पार्टी ज्वाइन कर लोगे, तो उस केस में भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा क्योंकि यहां पे आपने किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए मेंबरशिप को छोड़ा है। और ये वाला सिर्फ और सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए है, और कोई केस में आप नहीं छोड़ सकते। तो दो कंडीशंस है, याद रखना, ये दो एक्सेप्शंस हैं इन दोनों केसेस में, मर्जर वाले केस में और प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनते वक्त आपने वॉलंटरी गिव अप किया, ये आप ध्यान रखिए। तो दिस एग्जम्पशन हैज बीन प्रोवाइडेड टू प्रमोट डिग्निटी एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द स्पीकर्स ऑफिस, ताकि स्पीकर अगर चाहे तो अपनी डिग्निटी को और प्रमोट करे, सब लोग उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, भाई ये न्यूट्रल मेंबर हो गया है और इम्पार्शियल होके काम कर सकता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिए। अच्छा, इसमें एक चीज आपको नोट करना है, पहले जो 10 शेड्यूल हुआ करता था 2003 से पहले, उसमें एक एग्जम्पशन ये भी था फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन अगर स्प्लिट होता है बाय 1/3 ऑफ मेंबर हैज बीन डिलीटेड। पहले स्प्लिट अगर जैसे मर्जर वाला केस है ना, मर्जर 2/3 मेंबर यहां होंगे,
पहले एक और कंडीशन, थर्ड एक्सेप्शन भी था। अगर एक पार्टी स्प्लिट हो रही है या मान लो एक पार्टी ए है, अगर इस पार्टी ए के 1/3 मेंबर अपनी अलग पार्टी बनाना चाहते हैं या इस पार्टी में से निकलना चाहते हैं, अभी तो सेकंड केस तो अलग है कि दो पार्टियां मर्ज हो रही हैं, वो अलग सिचुएशन है। सिर्फ एक पार्टी है, मान लो ये पार्टी है कुछ 100 लोगों की पार्टी है ना, 100 मेंबर है इस पार्टी के, लेट्स से। अगर पहला पुराना कंडीशन ये था कि 100 में से अगर 1/3 मेंबर यानी 33 मेंबर भी अलग होना चाहते हैं, इस पार्टी को स्प्लिट करना चाहते हैं, तो स्प्लिट वाले केस में भी हम डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि एक दो मेंबर नहीं गया, सीधा 1/3 मेंबर्स निकले हैं पार्टी में से अपनी अलग पार्टी बनाने के लिए, स्प्लिट कर दिया उन्होंने। लेकिन ऐसा नहीं है, अब ये अलाउड नहीं है। अगर स्प्लिट होता है, स्प्लिट के केस में निकलते हो तो भी डिस्क्वालीफाई होगी, क्योंकि 2003 में जो अमेंडमेंट किया ना, 91st अमेंडमेंट जो किया, उसमें स्प्लिट वाला केस ठीक नहीं पाया गया, यानी डिफेक्टर्स हैव नो मोर प्रोटेक्शन ऑन ग्राउंड्स ऑफ द स्प्लिट। तो ये प्लीज नोट करके चलना कि अगर पार्टी को स्प्लिट करके निकले हो, स्प्लिट के चक्कर में पार्टी तोड़ी है, तो भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ दो ही केसेस में नहीं होगा, अगर आपकी पार्टी मर्ज हो रही है, मर्जर का केस है, स्प्लिट का नहीं, और स्पीकर ऑफ द हाउस बनने के लिए आपने वो छोड़ा। और ये बहुत जरूरी, मैं आपको बता रहा हूं, एमसीक्यू यहां से बनने के पूरे पूरे चांसेस है बेटा। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। तो अभी तक अपने को जो जो बातें हमने पढ़ी है उसका एक क्विक समरी आपके सामने है। क्या सीखा अभी तक, क्या क्या है ग्राउंड्स डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। अगर कोई लेजिस्लेटर, कोई एमपी या एमएलए अपनी पार्टी से रिजाइन दे दे, दूसरे की पार्टी जाके ज्वाइन कर ले, या अपनी पार्टी के डायरेक्शन के विपरीत वोट करे या वोट करने से मना करे, तो ये ग्राउंड्स होते हैं डिस्क्वालीफाई होने के लिए। इंडिपेंडेंट मेंबर अगर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने की सोचे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नॉमिनेटेड मेंबर पहले 6 महीने में ज्वाइन करे तो करे, उसके बाद करेगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कौन से एक्सेप्शंस हैं वो भी आपको बता दिए। ठीक है, अगर पार्टी मर्ज हो रही है, 2/3 मेंबर उसके मर्ज हो रहे हैं, बाकी के मेंबर नहीं साथ आना चाहते तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ठीक है, स्प्लिट वाला पार्ट पहले था, अब नहीं है, तो स्प्लिट वाला केस अब वैलिड नहीं होगा, सिर्फ मर्जर का केस वैलिड होगा। नो डिफेक्शन लॉ फॉर प्रेसिडेंशियल पोल व्हिप वायलेशन। अच्छा, इसमें एक और केस जोड़ लेना, अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर आप, जो आपकी पार्टी ने आपको व्हिप दिया है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप अपनी पार्टी के खिलाफ जाके भी वोट कर सकते हो। प्रेसिडेंट पोल में आप अपनी पार्टी के व्हिप डायरेक्शन जो है, पार्टी के जो डायरेक्शन है उनके खिलाफ भी जाके वोट कर सकते हो। तो प्रेसिडेंट के चुनाव में ये जरूरी नहीं कि आपको अपनी पार्टी की माननी पड़ेगी, वैसे लोग मानते ही है नॉर्मली, लेकिन हाँ, उस केस में डिस्क्वालीफाई आप नहीं होंगे। ये भी प्लीज ऐड कर लेना ये पॉइंट कि प्रेसिडेंट पोल के केस में भी डिफेक्शन नहीं होगा। बाकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर का तो मैंने आपको बता ही दिया, स्पीकर वाला केस, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट पोल वाला भी जरूर जोड़ लो भाई। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन चीज है जो हमने मेन उसमें स्लाइड में लिखना भूल गए, ये भी आप जोड़ लीजिए। सर अल्टीमेटली डिसाइड कौन करेगा? डिफेक्शन के जितने भी मामले आएंगे, जहां भी कोई डिफेक्शन का केस आता है, तो ये बात ध्यान रखना कि डिफेक्शन के केस में अल्टीमेट फाइनल डिसीजन कौन लेता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। लोकसभा के लिए स्पीकर डिसाइड करेगा, जो वो है अपना क्या बोलते हैं, राज्यसभा के लिए चेयरमैन जो होते हैं वो डिसाइड करेंगे। तो ये जरूर नोट करना कि अल्टीमेटली जो फाइनल डिसीजन अथॉरिटी है डिफेक्शन केस में, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, दे आर द फाइनल अथॉरिटी, राइट। अच्छा, इसमें अब थोड़ी समस्या ये है, समस्या क्या है वो समझा देता हूं। पहली बात, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को डिसाइड करना है कि मेंबर डिस्क्वालीफाई है कि नहीं, एक तो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। मान लो कोई कंप्लेंट आ गई, किसी मेंबर के खिलाफ कंप्लेंट आ गई कि इसको डिस्क्वालीफाई करो, हो सकता है कि स्पीकर उस केस को लेके 4 साल बैठा रहे, तो फायदा क्या कंप्लेन करने का? जब तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिसीजन नहीं देगा, वो मेंबर तो कंटिन्यू करेगा ही करेगा एज एमपी और एमएलए। तो दिक्कत ये कि यार टाइम लिमिट होनी चाहिए कि स्पीकर के पास आ गया मामला या चेयरमैन के पास मामला आया, तो भाई आपको 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने में फैसला दो उस चीज का।
एक तो टाइम लिमिट नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, कई बार डिसीजन आता ही नहीं है और डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं कि भाई हो ही जाएगी। ऐसे में अगर आप देखो कि किस किस पार्टी को फायदा मिला, ऐसे में किस पार्टी को फायदा मिल गया, ऐसे में फायदा मिल गया रूलिंग पार्टी को, क्योंकि रूलिंग पार्टी का एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर है। अगर कोई मेंबर ऑपोजिशन पार्टी छोड़ के रूलिंग पार्टी में आए, तो ऐसे में चांसेस हो जाते हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जानबूझ के इग्नोर कर दे, कंप्लेंट आ भी जाएगी तो लेके बैठा रहेगा कि भाई कोई बात नहीं, चलने दो। तो ये एक समस्या यहाँ होती है। बाकी पहले तो ये हुआ करता था कि भैया प्रिजाइडिंग ऑफिसर का फैसला फुल एंड फाइनल है, कोई इस पे रिव्यू नहीं होगा। अब चलो अच्छी बात ये है कि जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो फाइनल डिसीजन होगा डिफेक्शन के मामले में, दैट इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। अब तो इनका फैसला जुडिशियल रिव्यू होगा, अगर जरूरत पड़े तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का वो रिव्यू किया जाएगा। पहले ओरिजिनली में यहां लिखा भी हुआ है, देखिए ओरिजिनली क्या कानून था कि एंटी डिफेक्शन लॉ में प्रिजाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन फाइनल है एंड इट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस आया, वो केस था कि होतो होलोहन केस 1992, लैंडमार्क केस याद रखेंगे। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जुडिशियल रिव्यू तो बनता है और बनेगा। तो यानी अब एक बात ध्यान रख लेना, अब पूरा का पूरा जो 10 शेड्यूल है, 10 शेड्यूल जो है अपने आप में, यहां पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक तरह का ट्रिब्यूनल के रूप में काम करेगा। जब 10 शेड्यूल में कोई भी फैसला देता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो एक तरह से ट्रिब्यूनल की तरह काम करता है। और जैसे बाकी के कोई भी ट्रिब्यूनल का फैसला जुडिशियल रिव्यू के अधीन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी एक तरह का ट्रिब्यूनल है, तो यहां पे दैट लाइक एनी अदर ट्रिब्यूनल दैट पर्सन इज आल्सो सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। अगर अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कोई मेलाफाइड या परवर्सिटी के हिसाब से फैसला दिया, गलत फैसला दिया, जानबूझ के कुछ गलत फैसला दिया, तो कोर्ट बैठा है, जुडिशियल रिव्यू उसका। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। ये कौन से खास केस में हुआ है कि होतो होलोहन केस, डू रिमेंबर दैट केस। अच्छा, एंटी डिफेक्शन के लिए सर जो रूल मेकिंग पावर है वो किसके पास है? तो जैसे आपको मैंने बताया, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है हाउस का, स्पीकर या चेयरमैन, उसी को पावर दी गई है कि वही सारे रूल्स बनाएंगे 10 शेड्यूल को लागू करने के लिए। तो वैसे तो सब कुछ 10 शेड्यूल के केस के माई बाप कौन है? 10 शेड्यूल के माई बाप प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही हैं। वो जो भी रूल बनाएंगे 10 शेड्यूल के, ऑल रूल्स मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द हाउस फॉर 30 डेज। हाउस में अप्रूव, मॉडिफाई, डिसअप्रूव देम। अगर मान लो कोई चेंज भी करना है, 10 शेड्यूल में कोई भी रूल बनाना है, तो रूल बना के और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को 30 डेज के लिए हाउस में रखना पड़ता है। फिर हाउस के मेंबर उस पर चर्चा वर्चा करते हैं, अप्रूव, मॉडिफाई या डिसअप्रूव करते हैं। Presiding officer may direct that any willful contravention by member of such rules may dealt in the same manner as breach of privilege of the house। हाँ, एक चीज जरूर है, जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंटी डिफेक्शन के कोई भी रूल के बारे में बात करता है या रूल कुछ बनाता है, तो मेंबर को ये भी वार्निंग होती है कि भाई जानबूझ के आप कोई ऐसी हरकत करोगे, इन रूल के साथ जान के छेड़छाड़ करोगे एंटी डिफेक्शन, उसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की तरह ट्रीट किया जाएगा। फिर आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। जैसे अगर आप कोई भी एमपी या एमएलए के जो विशेष अधिकार होते हैं, जो प्रिविलेजेस होते हैं, अगर आप उनको ब्रीच करते हो तो आपको सजा मिलती है, आपके ऊपर कोई कोई एक्शन होता है। तो जैसे वहां पे आपके ऊपर एक्शन होता है, सिमिलरली यहां पे भी अगर आप जानबूझ के एंटी डिफेक्शन के लॉज को छेड़छाड़ करोगे, कुछ गलत करोगे, तो भी इसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की तरह लिया जाएगा, ये आप याद रख सकते हो। और इसीलिए कई रूल्स बनाए गए हैं इस केस में। जैसे फॉर एग्जांपल, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, टेक अप डिफेक्शन केस ओनली व्हेन ही शी रिसीव्स अ कंप्लेंट फ्रॉम मेंबर ऑफ द हाउस। ये बहुत जरूरी है, यानी कि सुओ मोटो नहीं ले सकते। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर तभी डिफेक्शन का केस स्टार्ट करेगा अगर किसी मेंबर के खिलाफ कंप्लेंट आती है। कंप्लेंट आएगी तो केस चालू होगा। इस केस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने आप सो मोटो काम नहीं करेगा। एंटी डिफेक्शन का केस सो मोटो स्टार्ट नहीं हो सकता।
प्रिजाइडिंग ऑफिसर को शिकायत कोई करेगा तो ही वो काम चालू करेगा। डिसीजन, फाइनल डिसीजन लेने से पहले जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है मस्ट गिव द मेंबर अ चांस टू सबमिट हिज हर एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं कि कंप्लेंट आई, लो जी फैसला हो गया। फाइनल डिसीजन लेने से पहले ये जरूरी होगा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस मेंबर को भी मौका दे कि भाई तू अपना भी पक्ष रख, तू अपनी भी बात रख, जो जिसके खिलाफ चार्जेस लगे हुए। तो वहां पे एक डिफेंस का मौका दिया जाता है मेंबर को, उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाता है। अगर जरूरत पड़े, अगर कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है जिसका सीधे सीधे हाँ ना में जवाब नहीं मिल पा रहा, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अगर जरूरत पड़े तो वो मैटर को रेफर कर सकते हैं कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस को इंक्वायरी के लिए। तो ये भी एक ऑप्शन रहता है, जरूरत पड़ने पे कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस को मैटर रेफर भी किया जाता है। ठीक है, एक चीज जरूर याद रखना, डिफेक्शन आपने कर दिया, आपने जो ये डिफेक्शन किया, आपने पार्टी चेंज किया या जो भी आपने हरकत करी, उसका कोई इमीडिएट या ऑटोमेटिक इफेक्ट नहीं होता। देयर इज नो इमीडिएट ऑटोमेटिक इफेक्ट। वो कब आपको डिस्क्वालीफाई, आप अपने आप नहीं हो जाओगे, वो डिस्क्वालीफाई आप होगे ओनली आफ्टर डिसीजन मेड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर। जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर का फैसला आ जाएगा उसके बाद, आपने आज पार्टी छोड़ दी, आज आपने पार्टी चेंज कर दी, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो डिस्क्वालिफिकेशन इमीडिएटली नहीं होता, ऑटोमेटिकली नहीं होता, वो होता है ओनली आफ्टर डिसीजन ऑफ, ओनली आफ्टर द डिसीजन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। बात समझ में आई? ये जरूर याद रखना। कोई अगर आपको बोल दे कि भाई डिफेक्शन का जो है सर वो एकदम नो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ऐसा नहीं, तो वहां डिसीजन मैटर करेगा। और अनफॉर्चुनेटली डिसीजन के ऊपर ही टाइम लिमिट नहीं है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर डिफेक्शन में आप नहीं कर सकते तो ये तो एक ड्रॉबैक वाला काम हो गया। काश अगर एक टाइम लिमिट होती तो थोड़ा सा सिंसियरिटी यहाँ पे आपको ज्यादा बेटर देखने को मिल जाती, ये थोड़ा बेटर होता अगर आप इस चीज को देखते तो, राइट। ठीक है जी, अब आ जाइए इस एंटी डिफेक्शन लॉ के कुछ एडवांटेजेस पे और फिर कुछ इसके बनाएंगे क्रिटिसिज्म। भाई फायदा तो हुआ है, आप ये तो नहीं कह सकते कि सर कानून कुछ कर नहीं रहा है, कुछ काम का नहीं है, नहीं बिल्कुल है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इस कानून के क्या कुछ एडवांटेजेस हमको मिले हैं, तो बिल्कुल है। देखो एक बात तो मानते हो, इस कानून के कई बार क्या होता है कि अगर कानून है ही नहीं तो ऐसे में गलतियां होती रहेंगी, होती रहेंगी। कम से कम एक किसी भी तरह के कानून के होने से कम थोड़ा सा डर तो रहता है। कानून है तो थोड़ा सा आदमी हिचकता जरूर है ना। तो पहली बात तो डेफिनेटली ये प्रिवेंट करता ही है पॉलिटिकल डिफेक्शंस को, स्पेशली वो जो सिर्फ और सिर्फ प्योर बेनिफिट के दम पे जो डिफेक्शंस होते थे, कम से कम वो बहुत हद तक कम हो गए हैं इस कानून के आने के बाद। इसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्रेटर स्टेबिलिटी मिली है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी स्टेबिलिटी मिली, सरकारों को भी स्टेबिलिटी मिली। ऐसा नहीं, आप सोचिए गजब, एक केस था, हरियाणा का केस था मेरे ख्याल से, और हरियाणा के एक एमपी थे, सॉरी हरियाणा के एमएलए थे, ठीक है, उनका नाम शायद गयाराम था, उनका नाम था शायद गयाराम, उनके नाम पे ही बनाया आयाराम गयाराम। तो आई थिंक हिज नेम वाज गयाराम। और उनका कुछ ऐसा बड़ा फेमस केस है कि उन्होंने शायद 24 घंटे के अंदर अंदर 3 पार्टी बदली थी, इफ आई कैन गेट इट ऑन इंटरनेट। ठीक है, तो ये जो गयाराम जी हैं उन्होंने 24 घंटे में 3 पार्टी बदली थी। उसके बाद ये कानून का नाम आयाराम गयाराम उनके नाम पे पड़ा। लेट मी सी, गयाराम एमएलए हरियाणा, है ना, मिलेगा, इनका फेमस स्टोरी है। ओके, ओके,
हाँ गया, नॉट गया राम, गया लाल। तो 1967 में हरियाणा के एमएलए थे, उनका नाम था गया लाल। तो प्लीज रिमेंबर ही शिफ्टेड हिज पार्टी थ्राइस विद इन 2 वीक्स, नो नॉट लाइक, हाँ 2 हफ्तों में 3 बार पार्टी बदली, 2 हफ्तों में 3 बार पार्टी बदली। तो अरे बाबा रे, ये तो मतलब सुपर। और इसी चीज के लिए फेमस है ये, अगर आप देखोगे ना तो इसी चीज के लिए फेमस है। चेंज हिज पार्टी 3 टाइम्स इन द स्पैन ऑफ 15 days, फर्स्ट फ्रॉम कांग्रेस टू जनता पार्टी एंड देन लाइक समथिंग लाइक दैट, ओके। तो इनका ये बड़ा फेमस चीज है। पहले कांग्रेस में थे, जनता पार्टी में गए, फिर वापस कांग्रेस में आए, फिर जनता पार्टी में चले ये। तो ये जो एक्सप्रेशन है आया राम गया राम, वो इन्हीं के नाम पे बना है। तो ऐसे ऐसे केसेस भी हैं भाई, ऐसे ऐसे सुपर्ब केसेस भी हैं, ठीक है। एनीवेज, तो यस डेफिनेटली ज्यादा स्टेबिलिटी मिली है सरकारों को अब। थोड़ा सा 10 बार सोचते हैं लोग चेंज करने से पहले, पॉलिटिकल डिफेक्शंस भी कम हुए हैं, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक रीअलाइनमेंट भी हुआ है पार्टीज का, ठीक है। भाई अगर कल को, जैसे पहले मर्जर को लेकर के बड़ा इशू था, तो अब कम से कम अगर मर्जर वर्जर हो तो कर सकते हो, तो मर्जर पे क्लैरिटी आ गई। ये टेंशन है कि मर्जर की वजह से कोई डिसिप्लिनरी एक्शन तो नहीं होगा। तो अब अच्छी बात यह कि मर्जर वगैरह भी हो पा रहे हैं इस कानून के आने के बाद। कहीं ना कहीं इसने करप्शन भी रिड्यूस किया है, पॉलिटिकल लेवल पे करप्शन कम हुआ है, ठीक है। और ये एक बेनिफिट हमको देखने को मिलता है। एंड ऑफ कोर्स इसके आने से देयर इज अ क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इससे पहले अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल पार्टीज का ज्यादा जिक्र है नहीं संविधान में। पॉलिटिकल पार्टीज का ज्यादा जिक्र आपको मिलेगा रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1950 एंड 1951, जो हमने कल कवर किया था, उनमें ज्यादा जिक्र है पॉलिटिकल पार्टीज का। लेकिन अब ये 10th शेड्यूल ऐड होने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज का एक प्रॉपर एग्जिस्टेंस आपको मिल जाता है संविधान के अंदर। तो संविधानिक हो गई एंटिटी ये पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको यहां देखने को मिलते हैं। तो क्या सिग्निफिकेंस समझेंगे इस लॉ की? तो इट अलाउज पार्टी मर्जर्स विदाउट एनी डिस्क्वालिफिकेशन का प्रॉब्लम। तो पार्टी मर्जर्स इसके आने से ठीक ठाक हो जाते हैं। लेजिस्लेटर्स हमेशा अकाउंटेबल रहेंगे फॉर देयर कंडक्ट। कोई भी एमपी एमएलए क्या बिहेव करता है, क्या हरकत करता है, उसकी हमेशा जवाबदेही बनी रहेगी। डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा उसके सिर पे बना रहेगा। ये पार्टी की स्टेबिलिटी भी मेंटेन रखता है और गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी भी रखता है, गवर्नमेंट को इनस्टेबल होने से बचाता है। इंश्योर करता है कि पार्टी में डिसिप्लिन बना रहे। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। इट प्रिवेंट डिफेक्शंस फॉर एनी ऑफिस और मटेरियल गेन, खाली ऐसा पैसे के लिए या फायदे के लिए डिफेक्शंस ना हो। एंड कहीं ना कहीं डेफिनेटली री इन्फोर्सेस डेमोक्रेसी, बिकॉज ये पॉलिटिक्स में करप्शन को कम करता है। तो अगर आप चाहें तो इसका एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, इसका एक फ्लो चार्ट आप बना लीजिएगा, दैट वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है ना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर, बन गया फ्लो चार्ट? अब ये तो हो गया इसकी एडवांटेजेस, सिग्निफिकेंस। बट एट द सेम टाइम
देयर आर लॉट्स ऑफ क्रिटिसिज्म ऑल्सो। इस एंटी डिफेक्शन का अभी भी काफी सारा क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिलेगा। क्या क्रिटिसिज्म है? एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर मेनी मेनी रीजंस। अभी भी व्हाई? नंबर वन, ये कानून आ गया, लेकिन इस कानून के आने के बाद भी क्लियरली द लॉ फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसेंट एंड डिफेक्शन। दो चीजों में फर्क है। आप अपनी पार्टी से नाराज हो, भाई पार्टी से नाराज हो सकते हो, पार्टी के डिसीजन से नाराज हो सकते हो, ये तो लोकतंत्र है और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी होनी बहुत जरूरी है। मैं यस मैन तो नहीं बन सकता ना अपनी पार्टी का। अगर मेरी मेरी एक फ्री विल है, मेरी एक अपनी ओपिनियन है कि सर ये मैटर मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, और या फिर आप चाहते हो बस मैं यस मैन बन जाऊं कि जो पार्टी ने बोला हाँ जी बस वही फॉलो करना है। देखो ये बहुत समझने वाली बात है कि पार्टी के अंदर भी एक लोकतंत्र होता है जहां पे आप पार्टी से नाराज हो सकते हो। हर नाराजगी डिफेक्शन नहीं होती है, हर नाराजगी जो है वो डिसलॉयल्टी नहीं होती है। तो ये पार्टी ये बिल्कुल क्लियरली डिफाइन, ये लॉ डिफाइन नहीं कर पाता कि नाराजगी में और जो है आपका बेवफाई में क्या फर्क है। नाराजगी अलग चीज है, बेवफाई अलग चीज है। डिफेक्शन हो रहे किया है या डिसेंट है, अगर मैंने वोट नहीं डाला या मैं वोट जानबूझ के अलग दे रहा, वो मेरी वो नाराजगी भी तो हो सकती है ना, लेकिन आपने उसको डिस्क्वालिफिकेशन की दायरे में ला दिया। तो देखा जाए ऐसे में तो इसका नुकसान ये हुआ है इस कानून के आने के बाद बहुत सारे एमपी एमएलए जो हैं उनका जो अधिकार था नाराज होने का या अपनी बात को खुल के रखने का, अपनी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, उनकी अपनी अंतरात्मा की आवाज है। मान लीजिए आपकी पार्टी आपको कह रही है कि भैया इस कानून को पास नहीं होने देना, आपको इस कानून के लिए ना करना है, और आपको अंदर से लगता है कि नहीं सर ये कानून का फायदा होगा सिर्फ इसीलिए कि मैं ऑपोजिशन में बैठा हूं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं सही कानून को भी ना करूं या सही कानून को भी रोक दूं। अगर आप समझते हो कि नहीं इस कानून से किसान भाइयों का फायदा होगा, तो भले ही आप ऑपोजिशन में बैठे हैं, आप सपोर्ट तो तब भी कर सकते हो ना। तो यहां पे प्रॉब्लम यही हो गया है कि डिसेंट है कि डिफेक्शन है, कोई क्लियर कट है नहीं। अब आपको सिर्फ एक यस मैन की तरह काम करना पड़ेगा, या तो आप पार्टी की बात मानोगे वरना पार्टी आपको डिस्क्वालीफाई करवा देगी। तो ये एक जो है इससे पार्टी का अपना जो फ्रीडम था वो खत्म हो गया। हर एमपी एमएलए का जो अपना फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस था, अपना राइट टू डिसेंट था, वो खत्म हो गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो अगर पार्टी ने बोल दिया तो आपको वो मानना पड़ेगा, और पार्टी फिर आप अगर पार्टी की बात नहीं मानोगे या पार्टी के खिलाफ कुछ करोगे या अपना कोई स्टैंड लोगे, उसको पार्टी डिसिप्लिन के नाम पे आपको डिस्क्वालीफाई करवाया जा सकता है। तो ये एक रिस्क आपके ऊपर रहेगा। इस कानून ने बैन कर दिया इंडिविजुअल डिफेक्शन को, लेकिन अलाउ कर दिया ग्रुप डिफेक्शन को मर्जर के थ्रू। तो ये भी थोड़ा इरेशनल चीज है। मतलब ये क्या लॉजिक हुआ कि एक आदमी दो आदमी चोरी नहीं कर सकते, लेकिन अगर 2/3 आदमी मिलके चोरी करेंगे उसको चोरी नहीं कहा जाएगा। बात समझ रहे हो? दो आदमी, पांच आदमी, एक आदमी पार्टी छोड़ के जाएगा तो वो डिफेक्शन है। अगर किसी ने बल्क में परचेज किया, किसी ने होलसेल में शॉपिंग कर ली, किसी ने होलसेल में शॉपिंग कर ली कि आ जाओ सारे एमएलए इधर आ जाओ, वो डिफेक्शन नहीं है। बल्क में चोरी किया तो चोरी नहीं है, आंदोलन है। एक दो ने चोरी किया तो चोरी है। तो ये लॉजिक थोड़ा सा इरेशनल साउंड करता है कि अगर इंडिविजुअल का डिफेक्शन, इंडिविजुअल का पार्टी चेंज करना डिफेक्शन है, तो ग्रुप का, मर्जर का भी डिफेक्शन ही होना चाहिए। तीसरा, इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एक्सपल्शन ऑफ लेजिस्लेटर फ्रॉम हिज पार्टी ऑफ एक्टिविटीज आउटसाइड लेजिस्लेचर। मतलब आप जो हरकत करते हो, आप एमपी एमएलए हो, ये जो कानून है एंटी डिफेक्शन का, ये कानून सिर्फ आपके ऊपर तब तक लागू होगा जब तक आप विधानसभा में बैठे हो या आप पार्लियामेंट में बैठे हो। एक एमपी एमएलए उस पार्लियामेंट या विधानसभा के बाहर क्या करता है उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लग सकता। यानी मान लो अगर एक एमपी एमएलए अपनी पार्टी के खिलाफ बाहर जाके कोई बयान देता है, उस पर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा।
तो यहां पे मतलब कि आप ये कह रहे हो कि आप सिर्फ डिसिप्लिन तो आप ला रहे हो, लेकिन वो डिसिप्लिन सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर के अंदर तक का डिसिप्लिन है। पार्लियामेंट और विधानसभा के बाहर जाके आप कुछ भी करते हो, वो डिफेक्शन का कानून वहां पे काम नहीं करेगा। तो आप जो ये डिसिप्लिन की बात कर रहे हो, ये बहुत ही लिमिटेड डिसिप्लिन है। मतलब खाली ये वाली बात होगी कि बेटा इस घर में बदतमीजी नहीं करोगे, बाहर जाके बदतमीजी करोगे चलेगा, घर पे पापा मम्मी को गाली नहीं देनी, बाहर दोगे तो चलेगा। ये कुछ ऐसे वाला सिनेरियो बनता है। तो ये पार्शियल डिसिप्लिन वाला केस, यहां पे भी थोड़ा सा इसको और क्लैरिटी के साथ करते तो बेटर होता। चौथा इसमें क्रिटिसिज्म ये आ जाता है, नंबर 4, कि डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट मेंबर एंड नॉमिनेटेड मेंबर इज वेरी इलॉजिकल। ये कौन सा लॉजिक हुआ कि इंडिपेंडेंट, चलो ये ठीक है, ये बात समझते हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर का तो भाई पार्टी ज्वाइन करना देखो नहीं बनता, वो है इंडिपेंडेंट, तभी लोगों ने चूज किया। पर ये कौन सा लॉजिक हुआ कि नॉमिनेटेड मेंबर पहले 6 महीने तो कर ले, बाद में नहीं करेगा? तो ये कोई लॉजिक समझ में, ये जो है दोनों का अलग अलग, ये समझ में नहीं आता, काफी इलॉजिकल लगता है। नॉमिनेटेड मेंबर को भी ज्वाइन करने के लिए रोको ना, या इंडिपेंडेंट को भी फिर अलाउ करो, राइट? तो ये थोड़ा सा इनमें जो डिफरेंस है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये काफी लॉजिकल है। यहां पे आपने डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी तो दे दी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सारी पावर दे दी कि आप फैसला करोगे, पर इसका 2 क्रिटिसिज्म है। पहला, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को आपने इतनी पावर दी है डिसाइड करने की, हो सकता है ना कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर मे नॉट एक्सरसाइज दिस अथॉरिटी इन इम्पार्शियल और ऑब्जेक्टिव मैटर। भाई अगर देखा जाए, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो खुद भी तो किसी ना किसी पार्टी का मेंबर है। आज आपका जो स्पीकर लोकसभा है, वो स्पीकर लोकसभा तो है, वो साथ में बीजेपी का एमपी भी तो है, वो रियलिटी भी तो उसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये जरूर आपने इमेजिन कर लिया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो हमेशा न्यूट्रल होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, ये तो आपकी अजम्पशन है। आपको क्या पता कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर इम्पार्शियल और ऑब्जेक्टिव होके ही काम करेगा? क्या वो अपने पॉलिटिकल उसको नजरअंदाज करेगा? ये तो आपकी अपनी कल्पना है। तो ऐसे में प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और यही लॉजिक था, इसीलिए यही लॉजिक था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के डिसीजन को तभी जुडिशियल रिव्यू के उसमें लाया गया। वरना पहले क्या था ना, बहुत गलत इस केस में हो जाता था, तो डिस्क्वालिफिकेशन का पता ही नहीं चलता, बहुत ओपेक सा काम था, बिल्कुल पारदर्शिता नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। और दूसरा ये भी क्रिटिसिज्म है, ही माइट लैक द लीगल नॉलेज। क्या एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर से आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि क्या उसको ये लीगल नॉलेज होगा या एक्सपीरियंस होगा ऐसे केसेस में फैसला देने के लिए? भाई ये कोई छोटा फैसला नहीं है। एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो डिसाइड करेगा, एक तरफ तो आप कहते हो कि ट्रिब्यूनल के बराबर है, एक तरफ तो आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के इस रोल को कंपेयर किया कि ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहां इस केस में जो फैसला देगा, फैसला दे रहे हो आप, जजमेंट दे रहे हो, एक तरफ तो आप ट्रिब्यूनल से कंपेयर कर रहे हो। पर ट्रिब्यूनल के पास तो एक्सपर्टीज होती है, वो स्पेशलाइज नॉलेज होती है जो फैसला देने के लिए चाहिए। आपको क्या पता कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर उतना क्वालिफाइड है कि नहीं है? एमपी बनने की अलग क्वालिफिकेशन हो सकती है, आप चुनाव जीत के आए हो, बहुत अच्छी बात है, हो सकता है आप में चुनाव जीतने की स्किल हो, लेकिन फैसला एक अलग चीज होता है, जजमेंट एक अलग चीज होती है, हर चीज की क्वालिफिकेशन अलग होती है, राइट? मैं अच्छा पढ़ाता हूं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं ना कि मैं जजमेंट भी अच्छी दे दूंगा। इसका कोई गारंटी थोड़ी है कि हाँ सर आप टीचर ठीक ठाक हो, अच्छे टीचर हो तो आप जज भी अच्छे बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक अच्छा टीचर, अच्छा बाप हो, अच्छा बेटा हो, ये जरूरी नहीं है, जज तो बहुत बड़ी बात है ना। तो कहने का मतलब है कि ये है। और तीसरा, मुझे एक और प्रॉब्लम जो मुझे लगती है वो है टाइम लिमिट नहीं है, देयर इज नो टाइम लिमिट। ये तो मेरे को तो ये पर्सनली यही चीज सबसे खराब लगती है कि कोई टाइम लिमिट आपने रखी नहीं है, देयर इज नो टाइम लिमिट। कभी भी फैसला कभी भी करो, वो भी इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही इनइफेक्टिव बना देता है। जब एक टाइम लिमिट नहीं होगी तो पूरा का पूरा प्रोसेस मुझे लगता है काफी इनइफेक्टिव बन जाएगा। ये पॉइंट्स, ये क्रिटिसिज्म बड़ा लॉजिकल है। तो क्या क्या क्रिटिसिज्म हमको याद करना है? पहला, कि आपने डिसेंट और डिफेक्शन के बीच में फर्क होता है, होना चाहिए, वो आपने नहीं किया।
पूरी तरह से। अच्छा, ऊपर से ये समझ में नहीं आया कि भैया इंडिविजुअल का डिफेक्शन क्यों है और मर्जर क्यों अलाउ किया गया, ये समझ में नहीं आया। ऊपर से ये क्रिटिसिज्म भी बड़ा लॉजिकल है कि उस लेजिस्लेचर के बाहर ये कानून क्यों लागू नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं चार दीवारी में लागू क्यों होता है, एक इंडिपेंडेंट और नॉमिनेटेड मेंबर के बीच में इतना डिफरेंस क्यों, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जो फैसला देने की इतनी पावर आपने दी है, उसको आपने डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बनाया, तो उसके भी अपने ड्रॉबैक्स आपको याद रखने। तो क्या क्या ड्रॉबैक्स हो गए उसके नट शेल में, अगर आप चाहें तो यहाँ फ्लो चार्ट बना सकते हैं, तो उसके लिए हमने पॉइंट्स को ऐड ऑन किया है। पहला, ओवरऑल अगर आप देखिएगा एंटी डिफेक्शन कानून के बाद reduces accountability of the government to the parliament, overemphasizes stability, not over accountability, dilutes separation of power, centralizes cabinet control, क्योंकि कैबिनेट पूरे की पूरी पार्टी पे कंट्रोल कर लेगी, कैबिनेट के हिसाब से चलोगे तो ठीक है, नहीं तो डिस्क्वालिफिकेशन। मेंबर के जो अपने पावर, मेंबर की अपनी पावर, अपने प्रिविलेजेस, अपनी इम्यूनिटी थी, मेंबर की अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो लगभग खत्म। कोई टाइम फ्रेम नहीं है स्पीकर के डिसीजन की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, वो तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ही। एंड चैलेंजर्स डोंट एक्सपेक्ट बाय इलेक्शंस, गिविंग इनकम्बेंट अ क्लियर हेड स्टार्ट। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसा बाय इलेक्शन हो जाए उस जगह पे, बाय इलेक्शन का भी नहीं है। तो देखा जाए तो कोई ज्यादा मतलब इफेक्टिविटी इस चीज की सामने नजर नहीं आती है। तो क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपसे वे फॉरवर्ड पूछूं, अगर आपसे वे फॉरवर्ड यहां पूछा जाए तो क्या हो सकता है जी वे फॉरवर्ड? तो वे फॉरवर्ड जो है इस केस में, यू विल सी व्हाट इज देयर। तो इसमें वे फॉरवर्ड क्या है जी? पहला वे फॉरवर्ड ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन शुड अप्लाई ओनली फॉर रेजिग्नेशन और डिफाइंग व्हिप्स। अगर आप देखोगे तो डिस्क्वालिफिकेशन इस बात पे नहीं होना चाहिए कि आप कोई अपनी बात जेन्युइनली फ्रीडम एक्सप्रेस कर रहे हो, एक्सप्रेशन वाली बात पे नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप अपनी पार्टी से रिजाइन करते हो या किसी मामले पे जानबूझ के पार्टी की बात नहीं, इनडिसिप्लिन, डिफाइंग व्हिप इज बेसिकली इनडिसिप्लिन। अगर आप जेन्युइनली इनडिसिप्लिन करते हो या रेजिग्नेशन करते हो तो देखिए वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन बनता है। प्रेसिडेंट और गवर्नर, they should act as इलेक्शन कमीशन एडवाइस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। तो कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पे और प्रेसिडेंट सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट गवर्नर के पास भी कंट्रोल होना चाहिए। तो जो डिसीजन हो डिस्क्वालिफिकेशन का, वो सिर्फ इस तक लिमिटेड मत रखिए। डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला प्रिजाइडिंग ऑफिसर पे मत डालिए। डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में डिसीजन प्रेसिडेंट ले पार्लियामेंट के लिए और गवर्नर ले स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, और वो खुद भी नहीं, उसमें साथ साथ इलेक्शन कमीशन की एडवाइस भी हो। तो बेसिकली जो आपकी जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, यू नीड टू चेंज द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, क्योंकि एक्चुअली में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, अगर ये इस केस में ऐसा करते हैं, अगर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहां ऐसा करता है तो डेफिनेटली एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। Political parties, they could issue the whips only when government is at risk. Decision under 10 schedule must follow election commission's binding advice, and you have to remove the 10 schedule exemptions for party splits and all. चलो that तो you already have done, party splits का तो आपने कर ही दिया exemption, merger के उसको भी आप हटा सकते हो, ये सारी चीजें you can do। तो आपके थोड़ा सा आप इस सिस्टम को बेटर कर दोगे। तो कंक्लूजन कैसे करें, कंक्लूड कैसे करें इस टॉपिक को? एंटी डिफेक्शन लॉ इज डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स and multifaceted aspects of India's constitutional framework, with both proponents and the critics weighing in on merits and shortcomings. ये जो कानून है, it has been credited with providing greater stability। ये बात बिल्कुल सही है कि इस कानून ने डेफिनेटली एक ग्रेटर स्टेबिलिटी दी है
in the body politic and reducing the corruption. It has also faced significant criticism क्योंकि यहाँ पे एक MP MLA का जो right to dissent compromise हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं एक पूरा सिस्टम थोड़ा सा काफी ज्यादा कंट्रोल हो गया है. लेकिन इंडिया की डेमोक्रेसी कंटिन्यूज टू इवॉल्व एंड आई एम वेरी श्योर आगे समय के साथ साथ इवन एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये भी इवॉल्व होगा. इट इज ऑल्सो गोइंग टू इवॉल्व with lot of reforms. इसमें अभी ठीक है, कानून है, अच्छी बात है, लेकिन ये अभी भी एक फुल प्रूफ कानून नहीं है. इट नीड्स टू इवॉल्व विद द टाइम. जो ड्रॉबैक्स हैं उनको पीछे छोड़ के, और आई थिंक इसको काफी कुछ इवॉल्व होने की अभी जरूरत है. कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जो एंटी डिफेक्शन लॉ के केस में काम आएंगी. अगर कल को एमसीक्यू पूछ लें कि कौन कौन सी जजमेंट्स का कनेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 92 की कि हो तो होलोहन केस, जहां पे स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा, ये नहीं चलेगा. यहाँ पे आपने जुडिशियल रिव्यू को अलाउ किया कि भाई डिसीजन इज आल्सो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. 94 में एक रवि नायक और यूनियन का केस था. मेंबरशिप कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम मेंबर्स कंडक्ट एंड ऑल. तो एक मेंबर के बिहेवियर से, कंडक्ट से भी उसकी मेंबरशिप पे फर्क पड़ेगा करके. फिर 96 में केस था विश्वनाथन वर्सेस स्पीकर तमिलनाडु. एक और केस है आपका लेटेस्ट 2020 का केस है केशम मेघचंद्र सिंह वर्सेस स्पीकर मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली. तो ये कुछ केसेस हैं, एक बार नजर मार लो, ज्यादा नहीं तो कम से कम की वर्ड याद कर लो कि हाँ भी की हो तो होलोहन तो चलो मेन है ही. तो एक आपका रवि नायक हो गया, विश्वनाथन जी हो गए, एक मेघचंद्र, ये 3-4 नाम कम से कम याद कर लो कि भाई ये वाले जो केसेस हैं इनका संबंध एंटी डिफेक्शन लॉ से हमें देखने को मिलता है. तो एटलीस्ट दिस कैन बी डन.